तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस कंटेंट की दुनिया में। मैं हूं डॉक्टर शाहरुख गुप्ता और आज अपने पढ़ने वाले हैं कोशिका जीवन की इकाई सेल ड्यूरेशन ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 6। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं केंद्र का। देखो, अपन ने ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर ली है, कोशिका वृद्धि की बात अपन ने कर ली है, अंतर्वेष्टपिंड की बात हो चुकी है, झालर की भी बात कर ली अपन ने, रोम की बात हो चुकी है, कसाविका की भी बात अपन ने कर ली है, मध्यकाय की अपन ने बात कर ली है, बड़ी लवक भी अपन कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में, और राइबोसोम भी अपन कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। आज अपन बात करने वाले हैं केंद्र का, यानी जीनोफोर बोले तो न्यूक्लियोइड इंग्लिश में, या फिर जीनोफोर इंग्लिश में। ठीक है, अपन इसकी बात करने वाले हैं। देखो, तो पहला पॉइंट कहता है ये झिल्ली रहित होता है। क्या होता है? झिल्ली रहित होता है और नग्न अनुवांशिक पदार्थ है। क्या ये झिल्ली रहित है और नग्न अनुवांशिक पदार्थ है? झिल्ली रहित अपन ने पहली ही क्लास में बात की थी, जब अपन ने वो फ्लोचर बनाया था, कोशिका के बारे में बताया था कि इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है कोशिका आवरण, और एक होता है अपने ये कोशिकांग, मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग भी होते हैं, केंद्रक भी होता है और केंद्रकाप भी होता है। तो अपन ने पढ़ा था कि केंद्र जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, उसमें पाया जाता है केंद्रकाप। केंद्रकाप क्या है? ये बिल्कुल केंद्रक के ही समान है। जैसे अपन ने बात की थी कि मीजोसोम है वो यूकैरियोट की माइटोकॉन्ड्रिया के समान है, उसी तरह और अपन ने बात की थी बर्नी लवक है वो की जो हरित लवक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में, उसके समान है। उसी प्रकार जो जो केंद्रक होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, वो इधर केंद्रकाप का यूज का पूरा उपयोग करता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तो है नहीं, तो इसमें पाया जाता है केंद्रकाप, जो कि पूरा का पूरा कार्य करता है केंद्र की तरह, जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्र का कार्य क्या है? तो यूकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होता है उसका कार्य होता है अनुवांशिक पदार्थ का संग्रहण करना। जो अनुवांशिक पदार्थ है, जो डीएनए है, आरएनए है, जो भी प्रोटीन है, उन सबका संग्रहण करने का काम होता है किसका? जो केंद्रक का, यूकैरियोटिक कोशिका के। तो वही इधर इधर ही केंद्रकाप यूज करेगा। तो देखते हैं अपन केंद्रकाप क्या है। तो केंद्रकाप अपन ने बता दिया कि झिल्ली रहित है, क्योंकि अपन ने बात की है, क्या बात की है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें झिल्ली आवत कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें झिल्ली आवत कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जितने भी कोशिकांग पाए जाएंगे वो झिल्ली रहित पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये केंद्रकाप भी झिल्ली रहित होगा, नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा बात करें, ये नग्न अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है नग्न अनुवांशिक पदार्थ का? कहने का मतलब क्या है? इसमें किसी भी झिल्ली की नहीं है, किसी का घेराव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, बिल्कुल नग्न रूप से फिरता रहता है कोशिका द्रव्य में। क्या है? तो ये नग्न अनुवांशिक पदार्थ है। इसके अलावा इसको जीनोमिक डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीनोमिक डीएनए कहते हैं। जीनोमिक डीएनए कहते हैं इसी के अंदर जीन है। क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होती है जीन। तो ये क्या, इसके अंदर जीन होती है, इसके अपन इसको जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। तो 2 मिनट रुकना ना। ठीक है, थोड़ा टेक्निकली ग्लिच आ गया था कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, डन है आप सब कुछ? ठीक है, अपन बात कर रहे थे, देखो झिल्ली रहित होता है। इसके अलावा नग्न अनुवांशिक पदार्थ है। इसके अलावा सेकंड, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के समान है। किसके समान है? केंद्रक के समवर्ती है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि समवर्ती का क्या अर्थ होता है। तो समवर्ती का मतलब ऐसा होता है जिसके ऐसे अंग जिसके कार्य तो समान हो, कार्य तो समान हो लेकिन संरचना भिन्न हो, उनको अपन बोलते हैं समवर्ती। और एक शब्द होता है समजात। समजात हिंदी में बोलते हैं समजात, और इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और समवर्ती को बोलते हैं हेटेरोलोगस ऑर्गन। ठीक है, या फिर बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, तो समवर्ती का अर्थ होता है जिसके कार्य समान हो, संरचना भिन्न हो। क्या? कार्य समान, संरचना भिन्न, समवर्ती बोले तो एनालोगस, इंग्लिश में बोले तो हेटेरोलोगस। ठीक है, इसको समवर्ती बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अपन ने बात कर ली यूकैरियोटिक कोशिका केंद्र के समान है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। अनुवांशिक पदार्थ को संग्रहण करने का कार्य होता है केंद्रक का, और इधर केंद्रकाप होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कार्य कर रहा है, इधर केंद्रकाप कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इसका डीएनए होता है वो वलयाकार होता है, यानी वृत्ताकार होता है, और द्विरज्जुक होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए है वो कैसा है? वलयाकार है। वलयाकार यानी ऐसा, ऐसे वलयाकार है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? डबल स्टैंडर्ड है, द्विरज्जुक है। द्विरज्जुक कहने का मतलब क्या है? इसके 2 स्टैंड है, 2 रज्जुक है, और 2 स्टैंड 2 रज्जुक है, ये वलय के रूप में है और आपस में जुड़ जा रहे हैं। इस प्रकार का डीएनए है, जैसे अपन ने केंद्रक बनाया था ना, इस प्रकार का डीएनए पाया जा रहा है। ठीक है, ये रेड पेन से केंद्रक बनाया था, यही ऐसा ही पाया जा रहा है। वलयाकार भी है और द्विरज्जुक भी है। ठीक है, इसके अलावा अपना आगे पॉइंट कहता है, तीसरा चौथा पॉइंट कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीसी प्रकार का डीएनए 80 प्रकार के डीएनए से अधिक ताप स्थायी है। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। अभी अभी किसी को समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने वाला हूँ इसको। तो अपन जानते हैं कि इसके लिए आपको देखो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 9th और 10th क्लास में अपन जो पढ़ते हैं कि जो डीएनए होता है,
जो डीएनए होता है उसमें तीन चीजें होती है, एक फॉस्फेट समूह होता है, एक शर्करा होती है, एक नाइट्रोजन क्षार होता है। क्या क्या होता है, किसी को यदि नहीं आता हो तो एक बार अभी याद कर लो, अपन जेनेटिक्स में डीएनए के बारे में बिल्कुल पुर्जे पुर्जे खोल देंगे डीएनए के। अभी थोड़ा सा याद करने पे आ रहा हो, दिमाग पर जोर डल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हो तो याद कर लेना, नहीं तो इसको अपन याद कर लेंगे, ठीक है। तो डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए में तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं तीन चीजें, एक फॉस्फेट समूह होता है, फॉस्फेट समूह PO4 3- फॉस्फेट समूह होता है, एक होती है शर्करा। शर्करा डीएनए की है तो डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होगी, और अपने आरएनए की बात कर रहे होते हैं तो उसमें राइबो शर्करा होती है। तो इसमें क्या होती है, शर्करा होती है और नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। क्या होते हैं, और नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। और नाइट्रोजन क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडिन। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। डीएनए की बात कर रहे हैं अपन, डीएनए में फॉस्फेट समूह होता है और शर्करा होती है और नाइट्रोजन क्षार होती है। और नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन प्यूरिन में बात करें तो प्यूरिन में दो होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक ग्वानिन। और प्रीमिडिन में भी दो होते हैं, एक होता है थायमिन और एक होता है साइटोसिन, ठीक है। अब कोई बोल रहा हो इतना सारा बता दिया, कैसे दिमाग में रखें हम। तो देखो अपन को मेन पॉइंट तो याद करना है उसको, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, किसी को समझ में आए तो ठीक, नहीं तो अपन ये चौथा वाला पॉइंट याद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं, अपन जानते हैं, अपन ने बेसिक नॉलेज केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में, कि जो ट्रिपल बंद होता है, जो त्रिबंध होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है दो बंद से। यार ये नॉर्मल सी बात है, अपने अपन तीन लकड़ियों को लेंगे समान साइज की और दो लकड़ियों को लेंगे, तो किसको अपन को तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगी, तीन जो लकड़ी है उनको ज्यादा तोड़ने में ताकत लगेगी, ये नॉर्मल सी बात है। तो जो त्रिबंध होता है वो दो बंद से बहुत मजबूत है। तो अपन जानते हैं कि जो गोनोसिन है और जो साइटोसिन है उनके मध्य त्रिबंध होता है। ये अब किसी को लग रहा हो कि मुझे तो पता ही नहीं क्या है, तो अभी समझ लो, अपन जेनेटिक्स के चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेलिंग करेंगे इसकी, अभी लोड मत लो, समझ लो एक बार, ठीक है। तो और जो एडेनिन और थायमिन होता है उनके बीच होता है डबल बॉन्ड। क्या क्या बोला मैंने, जो ग्वानोसिन और साइटोसिन, जी और सी, जी फॉर ग्वानोसिन और सी फॉर साइटोसिन, ए फॉर एडेनिन और टी फॉर थायमिन, तो जो जी और सी है इनके बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, और ए और टी के बीच में होता है डबल बॉन्ड। ये क्या है, तो ये अपन जब डीएनए की संरचना पढ़ते हैं तो डीएनए की संरचना में ये प्यूरिन है वो पिरिमिडिन से जुड़ी हुई होती है, या फिर प्यूरिन पिरिमिडिन है ना वो हाइड्रोजन बंध बना के तीन हाइड्रोजन बनाएंगे, या फिर दो हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। यदि उन्होंने तीन हाइड्रोजन बंध बनाए तो वो जी और सी जुड़ेंगी, और ये दो हाइड्रोजन बंध बनाए तो एडेनिन और थायमिन जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो जीसी है इसके मध्य तीन बंध बने हैं, और जो एटी यानी एडेनिन और थायमिन है इनके मध्य दो बंध बने हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जीसी है वो अधिक स्थायी है क्योंकि इसमें त्रिबंध है, और जो एटी है वो कम स्थायी है क्योंकि इसमें डबल बंध है, ठीक है। तो अपन यही ऊपर पॉइंट लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीसी प्रकार का डीएनए एटी प्रकार के डीएनए से अधिक ताप स्थायी है, क्योंकि जीसी प्रकार के डीएनए में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एटी प्रकार के डीएनए में डबल बॉन्ड होता है। तो अपन जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है वो अधिक स्थायी है, इसलिए ये अधिक ताप स्थायी है, जबकि एटी बॉन्ड में डबल बॉन्ड ही अकेला है इसलिए वो कम ताप स्थायी है, ठीक है। तो जीसी बॉन्ड अधिक स्थायी और 81 कम स्थायी, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं है उसमें जीसी प्रकार का है जो डीएनए है, जो बॉन्ड है वो अधिक पाया जाता है, और जो एटी प्रकार का है वो कम पाया जाता है। इसलिए मैंने इसमें बोला है कि जीसी प्रकार का डीएनए एटी प्रकार से अधिक स्थायी है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेनली पाया जाता है जीसी प्रकार का डीएनए, एटी प्रकार का डीएनए बहुत कम पाया जाता है। ये बहुत ही मैंने कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताया है कि किसी को समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन डीएनए वाले चैप्टर जो जेनेटिक्स का चैप्टर आएगा 12वीं क्लास का वंशागति के आणविक सिद्धांत, उसमें जल्द ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्लियर, ठीक है। इतना नोट करो, अब तक मैं देखता हूँ, ठीक, नोट करो बराबर, 40 नोट करो बराबर। फिर एक बार समरी के तौर पर बता देता हूँ। हुआ नोट, देखो एक बार बता देता हूँ मैं। अपन बात कर रहे थे केंद्रकाभ यानी जीनोफोर के बारे में, न्यूक्लियोइड बोले तो जीनोफोर, ठीक है। तो अब इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, तो अपन को पता है ये झिल्ली रहित होता है, ये बिल्कुल इजी पॉइंट है कि झिल्ली रहित होता है, कि अपन ने पढ़ रखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी कोशिकांग मिलेंगे अपन को सब कैसे होंगे, झिल्ली रहित होंगे, उनको किसी प्रकार का घेराव नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से होंगे, निठल्ले होंगे वो, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, झिल्ली रहित होंगे, नग्न। और इसके अलावा अपन बात करें नग्न अनुपात से पदार्थ है, कैसा है, नग्न अनुपात से पदार्थ है, और जीनोमिक डीएनए कहते हैं इसको। जीनोमिक डीएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं डीएनए के अंदर जीन होता है,
डीएनए के अंदर जीन होता है, इसलिए इसको जीनोमिक डीएनए बोल रहे हैं अपन। यही मेन डीएनए होता है बैक्टीरिया का, जो भी कोई बैक्टीरिया है, कोई जीवाणु है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम मेनली 4 चीजों की ही बात करते हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेनली 4 आते हैं। कौन कौन से? जीवाणु आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, इसके अलावा माइकोप्लाज्म आता है और पीपीएलओ आता है। इन चारों के भी बारे में बात करें, जब भी अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका का जिक्र करेंगे तो हमेशा इन चारों के बारे में सोचना, और मेनली जीवाणु के बारे में ही सोचना, बैक्टीरिया के बारे में ही सोचना। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, तो मेनली बैक्टीरिया के बारे में ही सोचना जब भी अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के समृद्धि होता है। सेकंड पॉइंट ये कहता है, के लिए है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है, जो कार्य कर रहा है, वो इधर केंद्रकाभ कर रहा है, इसलिए उसके समृद्धि है। समृद्धि क्या का मतलब क्या है? जिसके कार्य समान, उत्पत्ति भिन्न, मतलब की उत्पत्ति भिन्न मतलब संरचना भिन्न। ठीक है, ये क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ये वलयाकार होता है, वृत्ताकार होता है और द्विरज्जुक होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो अपन ने बात कर ली, एक ऐसा वलयाकार के रूप में, वृत्ताकार के रूप में सर्कुलर है, और इसके अलावा डबल स्टैंडर्ड है, मतलब कि द्विरज्जुक है और आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चौथा पॉइंट वही कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जिस प्रकार का डीएनए होता है वो 80 प्रकार के डीएनए से अधिक तापस्थायी है, और अपन ने इसकी कॉन्सेप्चुअल बात भी कर रखी है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जिस प्रकार के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होता है, और 80 प्रकार के मध्य डबल हाइड्रोजन बंध होता है, और अपन जानते हैं कि ट्रिपल हाइड्रोजन बंध अधिक स्थायी है डबल हाइड्रोजन बंध के, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो 3 लोग हैं उनमें अधिक शक्ति होगी और दो लोगों में कम शक्ति होगी। ये ऐसे भी अपन रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्लियर हो चुका है केंद्र का। आगे अपन को बात करनी है प्लाज्मिड की, तो करते हैं अपन बात। तो प्लाज्मिड क्या है? मुख्य डीएनए से छोटा है। क्या लिखा है इसमें? पहला पॉइंट ये कहता है कि ये मुख्य डीएनए से छोटा है। कहने का मतलब क्या है? मुख्य डीएनए क्या था? ये जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक जो जीनोफोर कहते हैं अपन, केंद्रकाभ कहते हैं, ये मुख्य डीएनए इसमें पाया जाने वाला मुख्य डीएनए था, इससे ये छोटा होता है। कौन? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी एक प्रकार का क्या है? अनुवांशिक पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी ऐसे केंद्र यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, उसी प्रकार इधर केंद्रकाभ होता है, और इसके अलावा प्लाज्मिड भी होता है। एक प्लाज्मिड भी एक क्या है? अतिरिक्त जीनोमिक डीएनए होता है इसके अंदर भी। ये बैक्टीरिया के पास एक बहुत ही, मतलब ये बैक्टीरिया के पास 2 चीजें हो गई हैं। क्या क्या हो गई हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में तो अपने पास केंद्रक ही है जो अनुवांशिक पदार्थ का नियंत्रण कर रहा है, लेकिन जो बैक्टीरिया है उसमें 2 चीजें होती हैं। उसके पास अपना केंद्रकाभ तो है ही, केंद्रकाभ तो है ही, इसके अलावा उसके पास प्लाज्मिड भी होता है, जो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अपन देखने वाले किसमें, देखो। तो ये प्लाज्मिड है, ये मुख्य डीएनए से छोटा है, मतलब जो अपन ने मैंने डीएनए बनाया था ना, ये वलयाकार, वृत्ताकार, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड, इससे छोटा होता है। प्लाज्मिड इससे छोटा होता है, लेकिन होता तो अनुवांशिक पदार्थ ये भी है। ठीक है, और ये अतिरिक्त जीनोमिक डीएनए है। इसका क्या मतलब हो गया? अपन ने क्या बोला? ये अतिरिक्त जीनोमिक डीएनए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अतिरिक्त है, मतलब कि ये तो पाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त ये पाया जा रहा है। ये मतलब कोई बैक्टीरिया है तो उसमें केंद्रकाभ तो होगा ही होगा, होगा ही होगा, लेकिन प्लाज्मिड है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अतिरिक्त है, मतलब कि एडिशनल है। जैसे अपन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बायो के साथ साथ क्या, बायो के साथ मैथ्स भी ले लेते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनके पास क्या अतिरिक्त सब्जेक्ट होता है। मैथ्स पीसीएमबी वाले भी होते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे, तो उनके पास क्या अतिरिक्त विषय होता है, वो समझ लो, अतिरिक्त होता है वो। इसके अलावा बात करें अपन डीएनए की, तो डीएनए इसमें भी वलयाकार होता है और द्विरज्जुक होता है। कैसा होता है? इसमें भी वलयाकार है और द्विरज्जुक डीएनए है, सेम केंद्रकाभ की तरह। केंद्रकाभ में भी कैसा था? वलयाकार था और द्विरज्जुक था, तो इधर भी कैसा है? वलयाकार है, वृत्ताकार है और द्विरज्जुक डीएनए है। क्लियर है? इसके अलावा ये तीसरा पॉइंट बहुत ही खास पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बहुत ही खास है। क्यों खास है? ये बोल रहा है ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। कहने का मतलब क्या है? अर्ध, अर्ध से कहीं ना कहीं अपन को आदि की वॉइस आ रही है, कहीं ना कहीं अर्ध आदि को बता रहा है। आदि मतलब कि हाफ, हाफ को बताना चाह रहा है कहीं ना कहीं। और स्वायत्त यानी स्वयं, स्वायत्त से कहीं ना कहीं स्वयं की वॉइस आ रही है। अर्ध से आदि की वॉइस आ रही है, हाफ की वॉइस आ रही है, जबकि स्वायत्त कहीं ना कहीं स्वयं को बताना चाह रहा है, अपने आप से कार्य होने वाले कार्यों को बता रहा है। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, मतलब कि आधे कार्य स्वयं कर लेता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का मतलब क्या है? आधे कार्य स्वयं कर लेता है और आधे कार्यों के लिए इसे केंद्रकाभ की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये केंद्रकाभ ही मेन डीएनए है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में मेन डीएनए क्या है? केंद्रकाभ। प्लाज्मिड तो क्या है? अतिरिक्त जीनोमिक डीएनए है। तो मेन मतलब आधे कार्य ये अपनी कर लेता है और आधा नियंत्रण केंद्रकाभ का होता है प्लाज्मिड पर। प्लाज्मिड है ना, वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, मतलब पूर्णतः मतलब अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है, मतलब प्रतिकृतिकरण, जो अपनी यदि उसको कॉपी बनाने का मन हुआ तो अपनी कॉपी नहीं बना सकता है वो, ऐसे ही स्वतः जनन नहीं कर सकता है वो। उसको उसको आवश्यकता होती है केंद्रकाभ की। आधी परमिशन उसके पास है, आधी परमिशन केंद्रकाभ के पास है, समझ लो। इसलिए वो अर्ध स्वायत्त है, उसकी पूरी मर्जी नहीं चलेगी। 50% मर्जी इसकी है, 50% की मर्जी इसकी है।
ठीक है, तीसरा पॉइंट क्लियर। इसके अलावा चौथा चौथा पॉइंट से अपन पहले से ये देख लेते हैं एक और। इसमें लिखा गया है कि कारण क्या है स्वतः प्रतिकरण क्षमता। अपन ने बात कर ली है कि इसमें स्वतः प्रतिकरण की क्षमता है वो है ना वो 50% ही है, 50% इसके पास उसके नियंत्रण की, समझ लो। मतलब ये अपने मन से कुछ भी काम नहीं कर सकता है, इसको अनुमति लेनी पड़ेगी केंद्र का आपसे। भाई इधर लिखा है कि कारण क्या है स्वतः प्रतिकरण क्षमता। तो प्लाज्मिड है उसके दो प्रकार होते हैं। प्लाज्मिड के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड और एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एक होता क्या होता है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड और एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। दो प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। एक होता है एक होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक। रेजिस्टेंस को वैसे में कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपन को इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। देखो क्योंकि देखो नीट का पैटर्न ऐसा कुछ है कि जो बहुत बार क्या करते हैं इंग्लिश के शब्द होते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तो अपन याद कर सकते हैं कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस नहीं होता प्रतिरोध, तो प्रतिरोध प्लाज्मिड होता है। एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। अब ये फर्टिलिटी को हिंदी में बहुत सारे शब्द से अपन पुकार सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि निषेचन भी बोलते हैं। फर्टिलिटी का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं निषेचन। और भी ऐसे अपन बोल सकते हैं फर्टिलिटी, फर्टिलिटी नहीं होता है बंधे भी होता है, बंधे भी होता है। तो वो एक हिंदी में क्या होता है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है अपन को। इसलिए अपन को ट्राई करना है कि जो टर्मिनोलॉजी है अपन वो इंग्लिश में ही ट्राई याद करने की कोशिश करें। तो ये तो दो प्रकार के प्लाज्मिड का अपन ने याद कर ली। एक होता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। दो प्रकार के प्लाज्मिड है, हिंदी में अपन याद ना करें तो सही रहेगा, ठीक है। इनको रेजिस्टेंस प्लाज्मिड एक होता है, एक फर्टिलिटी प्लाज्मिड। दो प्रकार के प्लाज्मिड है, एक रेजिस्टेंस एक फर्टिलिटी। इसके अलावा ये जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड इसको अपन आर प्लाज्मिड कहते हैं, और जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड है इसको अपन एफ प्लाज्मिड कहते हैं, क्लियर। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है वो जीवाणुओं में प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। क्या कहने का मतलब क्या है? जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होता है अपन जैसे अपन को बुखार आया तो अपन क्या बोलते हैं पैरासीटामोल ले लो, पैरासीटामोल ले लो बोलते हैं ना। तो जो जो बैक्टीरिया है अपन को पता है कि जो पैरासीटामोल है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस जीन है वो अपने कहीं ना कहीं बुखार को सही कर सकता है। ऐसा ऐसा कोई ना कोई रेजिस्टेंस जीन है जो जो पैरासीटामोल में जो अपने बुखार को सही कर सकता है, समझ लो। तो जो जीवाणु होते हैं उनमें क्या होते हैं प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता होती है। जो जो एंटीबायोटिक होते हैं उनके प्रति प्रतिरोधकता किसमें होती है? जीवाणुओं में होती है। और वो किस किस कारण होती है? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस प्लाज्मिड पाया जाता है। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में पाया जाएगा उसमें क्या पाई जाएगी? प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाएगी। किन 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 जीवाणुओं में? जिनमें रेजिस्टेंस प्लाज्मिड पाया जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा बात करें अपन फर्टिलिटी प्लाज्मिड का कार्य क्या है? ये जनन कारक और जीन रूपांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, फर्टिलिटी यानी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी से संबंधित है, बंधे से संबंधित है, निषेचन से संबंधित है, जनन कारकों से संबंधित है। तो ये इसका कार्य क्या होता है? जनन कारक व जीन रूपांतरण के लिए उत्तरदायी। जनन कारक और जीन रूपांतरण के उत्तरदायी क्या होता है? एफ प्लाज्मिड होता है, बोले तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है। बस ये प्लाज्मिड के बारे में अपन पूरी बात हो चुकी है। एक बार नोट करो, तब तक देखते हैं अपन, नोट करो फटाफट। एक समरी के तौर पर मैं समझा देता हूँ, नोट करो पहले। हो गया वो नोट? तो अपन बात करते हैं प्लाज्मिड की। अपन बात कर रहे थे, देखो ये समरी के तौर पर समझा देता हूँ एक बार कि ये मुख्य डीएनए से छोटा है। अपन ने बात कर ली केंद्र का है, उसमें मेन डीएनए वही है। ये प्लाज्मिड है वो अतिरिक्त डीएनए, अतिरिक्त जीनोमिक डीएनए, इसलिए क्या है मुख्य डीएनए से छोटा है। एक फिलहाल डीएनए की बात करें तो ये इसमें वृत्ताकार और अथवा वलयाकार पाया जाएगा और द्विरज्जुक पाया जाएगा। ये बिल्कुल केंद्रकाभ की तरह है। अपन ने केंद्रकाभ में पढ़ा था कि वलयाकार वृत्ताकार है या फिर द्विरज्जुक है, तो इधर भी ऐसा ही है। डीएनए कैसा है? वलयाकार या वृत्ताकार है और द्विरज्जुक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट कहता है अर्धस्वायत्त कोशिकांग। क्या कोशिकांग? अर्धस्वायत्त कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन का अपन ने बता ही दिया। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या इसका पूरा नियंत्रण अपने पास नहीं है, पूरी अपनी मर्जी नहीं चला सकता है। इसको केंद्र का आपसे भी समय समय पर पूछना पड़ेगा कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। केंद्र का पे भी इसका 50% हक है और प्लाज्मिड का अपने ऊपर भी 50% हक है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की ये प्रकार के बारे में, तो दो प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड और एक होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड का क्या कार्य है? ये जीवाणुओं में प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है। मतलब ऐसा कोई मतलब जो भी बैक्टीरिया में प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधकता है कहीं ना कहीं, तो उसमें समझ लो कि रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड उपस्थित है। इसके अलावा बात करते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड की। तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड में क्या करते हैं अपन? जनन कारक या जीन रूपांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो एफ प्लाज्मिड है वो जनन कारक और जीन रूपांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसको और अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पता कौन सा अध्याय में? जो बायोटेक का अध्याय आएगा ना, वो पूरा बेस्ड इसी पे, जीन रूपांतरण पे।
जीन ट्रांसपोर्टेशन पे ही पूरा का पूरा बेस्ड है। कौन सा? बायोटेक का चैप्टर है, जो बायोटेक का चैप्टर है पूरा इस पे ही बेस्ड है। ठीक है, और डिटेलिंग करेंगे अपन इसकी। ठीक है, तो ये अपनी प्लाज्मिड के बारे में पूरी बात हो चुकी है। आगे अपनी ग्राम पद्धति। ग्राम पद्धति लास्ट टॉपिक है अपने, देखो पूरे क्लियर कर लिया अपन ने। केंद्र का भी हो गया, अपना प्लाज्मिड भी हो गया, ग्राम पद्धति बची है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका अपनी खत्म होने वाली है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ग्राम पद्धति। तो ग्राम पद्धति की किसने दी है? ग्राम, एक वैज्ञानिक था, ग्राम बिज नाम था पूरा, ग्राम बिज VIJ ग्राम बिज नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ग्राम पद्धति दी। ठीक है, तो इसने क्या किया, प्रयोग किए इसने कि उसने क्या बहुत सारी डाई डाल रहा था उसने 2 प्रकार के बैक्टीरिया लिए। एक बैक्टीरिया ऐसा था जो उस पे जो डाई डाल रहा था, डाई क्या होती है? कलर, रंगने का पदार्थ होता है। डाई क्या होती है? रंगने का पदार्थ होता है। जो बैक्टीरिया के ऊपर जो डाई डाल रहा था, रंग डाल रहा था, एक ऐसा बैक्टीरिया था जो अभिरंजित हो रहा था। मतलब कि उसपे जो भी डाई डाली जा रही थी, जो भी कलर डाला जा रहा था, जो भी उसको रंगा जा रहा था, जिस कलर से भी, वो कलर को दिखा रहा था, प्रदर्शित कर रहा था। समझ रहे हो? वो दिखा रहा था, उसको बोल दिया अपन ने ग्राम पॉजिटिव। जो अपने कलर को दिखा रहा है, जो हम बैक्टीरिया के ऊपर जो कलर डाल रहे हैं, जिस भी डाई से अपन अभिरंजित कर रहे हैं, वो कलर दिखा रहा था, उसको अपन ने ग्राम पॉजिटिव बोल दिया। और जो अभिरंजित नहीं हो रहा था, उसको अपन ने ग्राम नेगेटिव बोल दिया। बस, तो कुछ नहीं है। जो एक ग्राम पद्धति के बारे में यही बात है कि एक वैज्ञानिक था ग्राम, उसने अपना प्रयोग किया और उसने ऐसे दो जीवाणु को पकड़ा, जिसमें से एक जीवाणु पर वो कलर डालता है, अपनी डाई डालता है, वो अभिरंजित हो जाता है, वो कलर दिखाता है। और एक बैक्टीरिया पर जो अपनी डाई डालता है, वो अभिरंजित नहीं होता है, कलर नहीं दिखाता, उसको ग्राम नेगेटिव बोल दिया। और जो दिखा रहा था कलर, वो ग्राम पॉजिटिव बोल दिया। बस, तो इसके आधार क्या है? ये ग्राम पद्धति के आधार बहुत बार पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखे हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट घुमा फिर के लिखे तो हैं, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे अपन, घुमा फिर के लिखे। उनको वो आधार डायरेक्ट पूछा जाता है। नीट में 11वीं क्लास में डायरेक्ट पूछते हैं कि ग्राम पद्धति किन आधारों पर बेस्ड है, ये पूछते हैं डायरेक्ट। तो देखो, आधार की बात करें तो एक कोशिका आवरण में भिन्नता आधार है। तो पहला आधार क्या है? कोशिका आवरण में भिन्नता। मेनली जो CW होती है, जो सेल वॉल होती है, उसमें भिन्नता होती है। किसमें? कोशिका आवरण में भिन्नता होती है। इसके अलावा दूसरा आधार है इसका कि अभिरंजन के प्रति व्यवहार, स्टेनिंग के प्रति व्यवहार, अभिरंजन के प्रति व्यवहार, कैसा व्यवहार कर रहा है, उस पर बेस्ड होता है। ग्राम पद्धति है वो 2 चीजों पर बेस्ड है। कौन कौन सी? एक कोशिका आवरण, यानी कौन कौन से उसमें कोशिका आवरण है? मेनली CW की बात करेंगे अपन, बोले CW यानी सेल वॉल। कोशिका आवरण में अपन ने पढ़े थे ना 3 चीजें, कौन कौन सी? एक ग्लाइकोकैलिक्स था, एक कोशिका भित्ति था, एक कोशिका झिल्ली था। ये 3 चीजें पढ़ी थी ना अपन ने। तो उसमें से जो कोशिका भित्ति होती है, उस पर आधारित होती है ग्राम पद्धति। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या बोला? अभिरंजन के प्रति व्यवहार, यानी जो कलर डाल रहे हैं उस पर भी आधारित होती है ग्राम पद्धति। यदि कलर प्रदर्शित कर रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो प्रदर्शित नहीं कर रहा है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने बता ही दिया कि जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। बस इतना सा, दिस इज ऑल अबाउट ग्राम पद्धति। ठीक है, इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन के जवाब आप भी दे सकते हो। क्या है क्वेश्चन? कि जो झालर होती है और रोम होती है और कसावे का, अपन मेजरली इन तीनों की तुलना करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अपन इनमें तुलना करने वाले हैं। इनमें अपन कहीं ना कहीं तुलना कर रहे हैं कि झालर और रोम और कसावे का में संख्या किसकी ज्यादा है, किसकी संख्या ज्यादा है? झालर, रोम और कसावे का में आपको संख्या किसकी ज्यादा दिख रही है? झालर देखो, ये मैंने ग्रीन पेन से बनाए ना, ये सब झालर है। और जो ब्लैक से बनाए हैं, ये ब्लैक 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 ब्लैक, ये रोम है। और कसावे का ये रेड से बनाई है, ये कसावे का है। तो आपको बताना है कि संख्या सबसे ज्यादा किसकी है? झालर यानी फिमरी की संख्या ज्यादा है, कि रोम की संख्या सबसे ज्यादा है, या कसाविका की संख्या सबसे ज्यादा है? तो अपन नॉर्मल सी बात है, अपन को झालर की संख्या सबसे ज्यादा दिख रही है। देखो, ग्रीन ही ग्रीन 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 ग्रीन, कितने सारे ग्रीन ही ग्रीन दिख रहे हैं। तो झालर की संख्या सबसे ज्यादा है, झालर की संख्या सबसे ज्यादा है। तो झालर पहले नंबर पे आ गया, झालर की संख्या सबसे ज्यादा है। देन फिर रोम की दिख रही है, कसाविका की। कसाविका तो अपन को एक ही दिख रही है, रेड कलर की। और ये रोम देखो, ब्लैक 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 ब्लैक, कितनी सारी रोम ही रोम है। तो फिर उसके पास संख्या आती है रोम की। और देन फिर कसाविका, जो कि एक दिखाई गई है इसमें, देन कसाविका की संख्या। तो ए भी पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। अभी तक वैसे एक ही बार आया हो तो बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संख्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए झालर और रोम और कसाविका को। तो सबसे अधिक संख्या की झालर की, देन रोम एंड फिर देन कसाविका। इसके अलावा आकार की बात करें तो आकार के बारे में आप बता सकते हो। झालर, रोम और कसाविका में फिर से अपन को तुलना करनी है, आकार के बारे में करनी है। आकार की तुलना सबसे बड़ी साइज में क्या दिख रही है? कसाविका की सबसे बड़ी आकार है कि रोम है कि झालर है? तो नॉर्मल सी बात है, कसाविका सबसे बड़ी है। आकार में बात करें तो कसाविका सबसे बड़ी, कसाविका सबसे बड़ी। देन फिर रोम और झालर में बात करें तो रोम अपन को दिख रही है, रोम कितनी ब्लैक कलर की दिख रही है, कितनी बड़ी है? तो फिर देन रोम एंड देन फिर झालर सबसे छोटी। उल्टा पूरा क्रम हो जाएगा।
जो संख्या में सबसे ज्यादा है वो आकार में सबसे छोटी है। जो संख्या में सबसे ज्यादा है वो आकार में कहीं ना कहीं छोटी है। ठीक है, तो संख्या आकार में हो गया। बस देखो, बस अपन को एक चीज और रह गई है इसमें बताने के लिए, वो और बता देता हूँ मैं आपको, और देन फिर अपन लेक्चर को एंड करते हैं और यूकेटी कोशिका को कल से स्टार्ट करते हैं। क्या रह गई वो, इसके एग्जाम्पल मैंने कहीं आपको एग्जाम्पल नहीं लिखा है, बोल तो दिए थे मैंने एक बार एग्जाम्पल, लेकिन एक बार लिख और लेते हैं अपन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जब भी बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर, मोनिना जगत, जो पूरा का पूरा जो मोनिना जगत है उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका ही प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जितने भी मोनिना जगत के सदस्य हैं सब में प्रोकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है। तो मोनिना जगत के एग्जाम्पल कौन से हैं ये लिख लेते हैं मैंने एक बार। तो मोनिना जगत के अंदर आते हैं जीवाणु, जीवाणु आते हैं, साइनो बैक्टीरिया आते हैं जिनको नील हरे शैवाल भी कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया आता है जिनको नील हरे शैवाल भी कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरा एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जो अपन आगे जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें बताएंगे हम आपको कि माइक्रोप्लाज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे छोटा है। अपन बात की थी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्म या पीपीएलओ की है। और इसमें के इसकी खास बात यह है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोई भी धन संरचना नहीं पाई जा रही है, कोशिका भित्ति धन थी वो नहीं पाई जाती इसके अंदर। अब बात है ठीक है। इसके अलावा बात करें पीपीएलओ, ये 4 ही मेंबर हैं, ये ओनली 4 ही मेंबर है कौन से मोनिना जगत के, और 90% तो जीवाणु ही है इसमें, 90% जीवाणु। इसके अलावा ये 10% ये है। मोनिना जगत का मेनली जीव है वो जीवाणु ही है, बैक्टीरिया ही है। ठीक है, इसके अलावा ये रह गया था। और एक और चीज जो एनसीईआरटी ने दी है, जो अपन जीव जगत के वर्गीकरण में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन एक बार बता देता हूँ कि जीवाणु के एनसीईआरटी ने इस कोशिका चैप्टर में भी 4 आकार दिए रखे हैं। जीव जगत वर्गीकरण में भी उन्होंने बताया जीवाणु के 4 प्रकार के हो सकते हैं जीवाणु, और इधर भी बताया है। तो अपन जीव जगत के वर्गीकरण में ही पढ़ेंगे एक बार, लेकिन आपको लिखना हो तो लिख सकते हो आप कौन कौन से जीवाणु के 4 आकार होते हैं, कौन कौन से। एक होता है डंडाकार, डंडाकार एनिबैसिलस, कौन कौन से लिखो फिर अपन नोट कर रहे हो तो लिखो। जीवाणु के 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। किस आधार पे, आकार के आधार पे। जीवाणु आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक दंडाकार होते हैं, एक दंडाकार होते हैं जिनको अपन बैसिलस बोलते हैं। जीवाणु कैसे होते हैं, एक दंडाकार हो सकते हैं, बैसिलस हो सकते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे दंड के समान, जो डंडा होता है, जो लकड़ी का डंडा होता है उसके समान होते हैं। इसके अलावा दूसरे हो सकते हैं गोलाकार हो सकते हैं। दूसरे कौन सा प्रकार है, गोलाकार हो सकते हैं जिनको कोकस बोलते हैं इंग्लिश में, गोलाकार हो सकते हैं या कोकस हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोमाकार हो सकते हैं। तीसरा कैसे, कोमा के शेप हो सकते हैं, ऐसे कोमा के शेप हो सकते हैं, कोमा कोमा लगाते हैं ना अपन, ऐसा कोमा के शेप हो सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिब्रियो, क्या बोलते हैं, बिब्रियो। और चौथे जीवाणु हो सकते हैं सर्पिलाकार। कैसे हो सकते हैं, सर्पिलाकार भी हो सकते हैं, बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल, स्पाइरल शेप के भी हो सकते हैं। तो अपन ने देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में इतनी बात कर ली है। इसके अलावा एक पॉइंट छूट रहा है, वो भी अपन कर लेते इसी चैप्टर में। तो वो बेसिकली जब समझ में आता आपको, जब मैं यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली पढ़ा देता। ये कोई बात नहीं, अपन इधर डिस्कस कर ले, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है कि एनसीईआरटी बोलती है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका जो कोशिका आवरण है वो जटिल रासायनिक कोशिका आवरण है। उसका कोशिका आवरण कैसा है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका कोशिका आवरण कैसा है, जटिल है, रासायनिक कोशिका आवरण। जटिल रासायनिक कोशिका आवरण है किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण कैसा है, जटिल रासायनिक कोशिका आवरण है। कहने का मतलब क्या है, इसमें तीनों के तीनों कोशिका आवरण पाए जाएंगे, तीनों के तीनों कोशिका आवरण पाए जाएंगे। अपन ने पढ़ा था ना, कोशिका आवरण 3 प्रकार के होते हैं, एक ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, कोशिका भित्ति हो सकती है, और कोशिका झिल्ली होती है। 3 प्रकार के होते हैं। तो एक मात्र ऐसी कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका में तीनों नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिनमें तीनों के तीनों कोशिका आवरण पाए जाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसमें जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है। ठीक है, जटिल कोशिका आवरण का मतलब समझ आ गया अपन को, तीनों के तीनों पाई जाएंगे, ग्लाइकोकैलिक्स भी, कोशिका भित्ति भी, कोशिका झिल्ली की। और एनसीईआरटी एक और पॉइंट बोलती है कि आप लिख लेना, मैंने कहीं लिखा नहीं, एक पॉइंट और बोलती है एनसीईआरटी कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, तीनों के कार्य तो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, लेकिन आपस में मिलकर सुरक्षा इकाई बनाते हैं, प्रोटेक्शन यूनिट बनाते हैं। क्या, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली है, तीनों के तीनों जो जटिल रासायनिक आवरण है, तीनों के कार्य तो भिन्न है। ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य क्या है, मेनली जो ग्लाइकोकैलिक्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है अपंग परत और एक होती है संपुटिका। संपुटिका कार्य क्या होता है, संक्रमण से बचाव, और अपंग परत होती है उसका कार्य क्या होता है, सूखने से बचाव।
अपन ने पढ़ चुकी प्लस पिछली क्लास में। और कोशिका वृत्ति का कार्य क्या है? कोशिका वृत्ति होती है, उसका मेनली कार्य क्या होता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करना, धनता प्रदान करना, निपातित होने से बचाना और टूटने से बचाना, ब्रेक डाउन होने से बचाना। ठीक है। और जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है, जो अपन आगे कार्य पढ़ेंगे, इसका मेन कार्य होता है अणुओं का परिवहन करना। अणुओं का परिवहन करना इसका मेन कार्य होता है। तो ये तीनों के कार्य अलग अलग हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का भी कार्य अलग है, कोशिका वृत्ति का कार्य भी अलग है और कोशिका झिल्ली का ही कार्य अलग है, लेकिन तीनों मिलकर एक सुरक्षा यूनिट बनाते हैं, प्रोटेक्शन यूनिट बनाते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी ये और बोलती है। इसके अलावा अपना पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक कोशिका खत्म हो चुका है। अगली क्लास से अपन यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ा है अपन ने, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है अपन ने। हर एक एक पॉइंट अपन ने क्लियर किया है, एक पॉइंट भी अपन ने मिस नहीं किया है। एनसीईआरटी में से आप देख लेना। और एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट हिंदी मीडियम के लिए कोई नहीं दे सकता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जब प्रिपरेशन की थी, जब हिंदी मीडियम के लिए इतने सारे कंटेंट नहीं थे, जो मैं आज मैंने जो बायो के लिए जो आपको लिए कंटेंट बनाया है, वो कंटेंट शायद ही आपको किसी जगह मिल जाए हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए तो भरपूर कंटेंट है कहीं भी, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, वो शायद ही कहीं मिल जाए, शायद ही, मतलब जो हिंदी मीडियम के लिए मेहनत की जा रही है, समझ रहे हो। लेकिन आप बराबर प्रेम भी दे रहे हो, तो बस यही आपका प्रेम ही तो है जो मुझे अगली क्लास में आने के लिए मोटिवेट करता है। प्रेम ही तो है। ठीक है। तो अपन ने पूरी बात कर ली है। इसके बाद अपन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। ठीक है, वो तो मैंने बता ही दिया मैंने आपको। इसके अलावा अपन मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात, कि आपको एनसीईआरटी साथ साथ जरूर पढ़नी है। मैंने ये नोट्स पढ़ा दी, इसके बाद आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट भी आपको डालनी है, समझ लो। क्योंकि नीट में तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन आएगी, मैंने तो इस पॉइंट वाइज लिख दिया, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट आती है नीट में, क्योंकि नीट का पेपर की आदत हो गई। अब नीट एनटी वालों की एक आदत होगी कि पेपर को लेंदी बनाना, और लेंदी तभी बन सकता है जब वो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन दे दे पूरी की पूरी। तो एनटी वालों की यही हो गई है आदत, वो लेंदी बनाते हैं पेपर, और लेंदी पेपर बनाने के लिए अपन को एनसीईआरटी की एक लाइन आना जरूरी है। समझा? तो मैंने पूरी लाइन दी आपको, लेकिन आप जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको पूरी की पूरी दिमाग में लाइन नहीं घुसेगी एनसीईआरटी की। इसके बाद आप मेरे नोट्स के बाद आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको बिल्कुल मक्खन लगेगी। क्या लगेगी? बिल्कुल मक्खन, समझ रहे हो। तो आपको एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ती जानी है। देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको बता देता हूँ, आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। 2 मिनट रुकना। तो देखो, ये अपना सेल वाला चैप्टर है, इसमें पहले फ्रंट पेज आता है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। मैंने इसको भी कवर किया है पूरा पूरा। फेल चैप्टर इधर से स्टार्ट होता है, तो इकाई बताते हैं कि इसमें 3 अध्याय पढ़ने वाले हैं अपन इस इकाई में। कोशिका जीवन की इकाई, जैवाणु और कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो अपन ने इधर से पढ़ा है पूरा पूरा, क्योंकि एनटी वाले इधर से बनाते हैं। 2025 का सवाल देखो, बहुत सारे बच्चों को दिया था ना टारगेट कि 2025 को सवाल आपको ढूंढना है, वो रिडक्शन बायोलॉजी वाला। तो देखो एनसीईआरटी ने इधर लिख के दिया है, जीवित जैविकों के इस भौतिक रासायनिक प्रभावों को समझने एवं अध्ययन की प्रक्रिया न्यूनकारी जीव विज्ञान कहलाती है, रिडक्शन बायोलॉजी कहलाती है। इधर दिया है वो 2025 का सवाल इस फ्रंट पेज से आया है। और सेल चैप्टर इधर से स्टार्ट होता है, सेल चैप्टर इधर से स्टार्ट होता है। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट से भी आ सकते हैं सवाल, तो मैंने इसको भी इस बार कवर करने की कोशिश की है पूरी पूरी। तो आप इधर से आपको इधर से पढ़ना है। बहुत सारे लोग इधर से पढ़ते हैं, लेकिन आपको इधर से ही पढ़ते जाना है। कोई इधर से पढ़ना, आपको कोई ऐसा शब्द नहीं लगेगा कि जो सुना सुना हो, सब के सब सुने सुने लगेंगे। कोई भी ऐसा शब्द नहीं लगेगा जो सुना सुना हो, ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है। इसके अलावा ये रामाचंद्रन अपना एक दे रहा है, बस ये रामाचंद्रन जी के बारे में अपन को और पढ़ने के लिए दे रहा है। तो अपन यूकैरियोटिक पहले अपन क्या करेंगे, कल का जो लेक्चर होगा उसमें अपन रामाचंद्रन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर देन अपन यूकैरियोटिक उसका स्टार्ट करेंगे, फिर उसके फ्लो में उसको पूरी खत्म करेंगे ही अपन दम लेंगे, तब तक सेल चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। सबसे पहले अपन रामाचंद्रन जी के बारे में बात कर लेंगे लेक्चर में, देन फिर अपन यूकैरियोटिक उसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये पॉइंट रहता है बस रामाचंद्रन जी के बारे में। फिर देन आप जब भी ये कोशिका चैप्टर खोलोगे तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर रहता है। जो कोशिका क्या है, आप ये पूरा पूरा पॉइंट पढ़ सकते हो। इसके अलावा कोशिका सिद्धांत पढ़ सकते हो, आप कोशिका का समग्र अवलोकन पढ़ सकते हो। आप ये डायग्राम देख लेना एक बार, डायग्राम से ही बहुत बार क्वेश्चन आते हैं नीट में, डायग्राम देख लेना। ये पूरा का पूरा अपना क्लियर हो चुका है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अपन हर एक लाइन पढ़ ली अपन ने। तो आप 8.4 जो प्रोकैरियोटिक कोशिका दी है वो भी पढ़ सकते हो। आप पूरा का पूरा कवर हो गया है। तो अपन ने कहाँ तक कवर कर लिया, इधर तक। राइबोसोम एवं अंतर्विष्ट पिंड जो 8.4.2 हेडिंग दिए, जहाँ तक आप कवर कर सकते हो। पूरा का पूरा अपना कवर हो चुका है। आप बिल्कुल जब पढ़ोगे एनसीईआरटी तो आपको मक्खन लगने वाली है, बिल्कुल मक्खन। तो अब इधर तक पूरी एनसीईआरटी पढ़ के आइए अगले लेक्चर में, और देन अपन यूकैरियोटिक उसका स्टार्ट करेंगे। उससे पहले रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। अपन कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, प्रेम बनाए रखिए।